आज हम करेंगे सैम्पल पेपर ESDM का। तो सेक्शन ए का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है ODS मीन्स। ODS की फुल फॉर्म होती है ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर सेकंड है ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट्स इन। इट मीन्स ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से होती है? ये होती है इंक्रीज टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जो टेम्परेचर है अर्थ का वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है। इसे ही हम क्या कहते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्वेश्चन नंबर थर्ड है अ लॉन्ग एक्सपोजर टू नॉइस ऑफ डैश ऑफ dB और मोर में लीड टू हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसका मतलब है कि जो नॉइस है उसको हम किस में मेज़र करते हैं? dB डेसिबल में। ठीक है, कितनी वैल्यू इसकी हो जिसकी वजह से जो हियरिंग कैपेसिटी है वो बिल्कुल कम हो जाए, तो वो होगी 120 से ऊपर यानी कि 130 dB। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट वाज गिवन इन अ ईयर। तो ये एक्ट दिया गया था 1986 में। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिंग बायोडिग्रेडेबल वेस्ट इज। तो इसका आंसर आएगा कंपोजिटिंग। मीनिंग में आप सबको ये चारों ऑप्शंस का मीनिंग बता देती हूँ। लैंड फिलिंग का मतलब होता है जिसके अंदर हम जो वेस्ट है उसको किसी लो लाइंग नीचे एरिया में लैंड के ऊपर गिरा देते हैं और ऊपर से उस पर मिट्टी कवर कर देते हैं। ठीक है। पायरोलिसिस क्या है? ये भी एक तरह का डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन मेथड है जिसके अंदर सॉलिड वेस्ट को हम हीट करते हैं पायरोलिसिस रिएक्टर में करीबन 650 से लेके 1000 डिग्री सेल्सियस तक के टेम्परेचर पे। कंपोजिट का क्या मतलब होता है? ये वो प्रोसेस है जिसमें हम वेजिटेबल पील्स वगैरह जो होते हैं, सब्जी के फ्रूट के छिलके जो होते हैं, उनको किसी पिट में गड्ढे में डाल देते हैं और मिट्टी कवर कर देते हैं, जिससे कुछ टाइम बाद ये जो छिलके वगैरह होते हैं वो मैन्योर में कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी को हम कहते हैं कंपोजिटिंग मेथड। नेक्स्ट जो ऑप्शन था तुम्हारा वो है इंसिनरेशन। इसका मतलब होता है कि जो भी वेस्ट है हमारे पास उसको 1000 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पे एक टोल चिमनी लाइक इंसिनेटर होता है उसके अंदर बर्न किया जाता है जिससे कि वो ऐश में कन्वर्ट हो जाए। तो इस फिफ्थ का जो आंसर है वो आएगा कंपोजिटिंग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कार्डेड इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट ऑफ कंप्यूटर, स्टीरियो, फैक्स मशीन एंड सेल फोन आर एग्जाम्पल ऑफ। तो ये सारे के सारे जो हैं इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हैं, तो नाम से ही जैसे हमें पता लग रहा है, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? इलेक्ट्रॉनिक्स वेस्ट। नेक्स्ट है नेम एनी वन सोर्स ऑफ सॉयल पोल्यूशन। सॉयल पोल्यूशन का कोई भी एक सोर्स आपको बताना है, तो वो आंसर हम लिख सकते हैं एक्सेसिव यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड इंसेक्टिसाइड्स। जो फसलें हम उगाते हैं उसके अंदर जो भी छिड़काव करते हैं, चाहे वो पेस्ट को मारने के लिए करें या इंसेक्ट को मारने के लिए करें, तो ये क्या करते हैं? ये सॉयल को पॉल्यूट करते हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट एट द एंड ऑफ देयर लाइफ कॉन्स्टिट्यूट्स दैट वेस्ट। तो इसके अंदर नाम से ही है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट है तो वो वेस्ट क्या कहलाएगा? इसको हम ई वेस्ट भी कह सकते हैं या फिर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट वन मेथड टू कंट्रोल नॉइज़ पोल्यूशन। तो नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट मेथड है जितने पेड़ लगाए जाएं, प्लांटिंग मोर ट्रीज वो बेस्ट मेथड है। साथ के साथ जो भी हम दरवाजे बनाते हैं, खिड़कियाँ बनाते हैं, उनको इस तरह से डिज़ाइन करो कि वो साउंड को क्या करें? एब्जॉर्ब करें। घर में हम कर्टन्स लगाते हैं, वो भी किस वजह से लगाते हैं? साउंड को, नॉइस को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ये मेथड हम यूज़ कर सकते हैं नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10 राइट एनी वन फंक्शन ऑफ स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड का क्या काम होता है? नंबर 1 टू टेक प्रॉपर मेजर टू प्रिवेंट एंड कंट्रोल एयर पोल्यूशन। तो वो चेक करते हैं कि जो एयर पोल्यूशन है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, उनके बारे में वो मेज़रमेंट करते हैं। दूसरी बात, वो जो भी इंफॉर्मेशन होती है एयर पोल्यूशन के रिगार्डिंग उसका रिकॉर्ड प्रॉपर मेंटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 11 व्हेन वाज एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट इंटैक्टेड। तो इसका आंसर आएगा 29/9/2001। नेक्स्ट है नेम द रेडिएशंस एब्जॉर्ब बाय ओजोन लेयर। इसको हम शॉर्ट में यूवी रेज भी कहते हैं या फिर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस। सन से जो हैं ये वो यूवी रेज निकलती हैं जो ओजोन लेयर को क्या करती हैं? ओजोन से पास होने से रुकती हैं।
ओजोन लेयर क्या करती है, जो भी सन से यूवी रेज आती हैं उनको एब्जॉर्ब करती है, जिससे वो डायरेक्ट अर्थ के ऊपर ना आए, क्योंकि अगर डायरेक्ट यूवी रेज अर्थ के ऊपर आती हैं तो वो कई तरह के इफ़ेक्ट हमारी बॉडी के ऊपर डालती हैं। स्किन कैंसर है या कैटरेक्ट है जिसको मोतियाबिंद कहते हैं, तो इस तरह के इफ़ेक्ट हमारे बॉडी पे पड़ते हैं। नेक्स्ट है गिव एनी 4 इफ़ेक्ट्स ऑफ ओजोन लेयर डिप्रेशन। जो ओजोन लेयर है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, उसके अंदर एक होल होता जा रहा है, तो किस वजह से वो हो रहा है, उसके क्या इफ़ेक्ट हैं। तो उसके इफ़ेक्ट्स में हम कह सकते हैं स्किन की डिजीज़ हो रही हैं, आई की डिजीज़ जैसे मैंने अभी बताया था, कैटरेक्ट का मतलब मोतियाबिंद है, इम्यून सिस्टम जो है लोगों का वो वीक हो जाता है, या फिर कैंसर जो है वो हो जाता है। तो ये क्या हैं, ये इफ़ेक्ट्स हैं किसके, ओजोन लेयर डिप्लेशन के। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन बायोमेडिकल वेस्ट। तो बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या चीज़ें आती हैं, इसके अंदर बायोलॉजिकल वेस्ट आते हैं, जो भी इन्फेक्टियस वेस्ट हैं, कॉन्टामिनेटेड एनिमल वेस्ट हैं, कॉन्टामिनेटेड का मतलब होता है दूषित, डिस्कार्डेड मेडिकल इक्विपमेंट हैं, जो भी हॉस्पिटल से निकलते हैं, जो सिरिंज हैं, ये सब दवाइयाँ हैं जो यूज़ नहीं आती, जो केमिकल्स हैं, ये सारे के सारे क्या हैं, बायोमेडिकल वेस्ट। सोर्सेज क्या है बायोमेडिकल वेस्ट के, कहाँ से ये आते हैं, कहाँ से ये जनरेट होते हैं। तो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेटेड फ्रॉम हेल्थ केयर एस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जैसे जिनके अंदर हॉस्पिटल्स हैं, नर्सिंग होम है, वेटरनरी हॉस्पिटल्स हैं, क्लिनिक्स हैं, डिस्पेंसरीज हैं, ब्लड बैंक्स हैं। तो ये क्या है, ये सोर्स हैं किस चीज़ के, बायोमेडिकल वेस्ट के। क्वेश्चन नंबर 15 है राइट एनी 4 एडवांटेजेस ऑफ इंसिनरेशन। अभी इसके बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया भी था कि इंसिनरेशन क्या होता है, ये वेस्ट को डिस्पोज करने का एक मेथड है। इसका फ़ायदा क्या है इसके एडवांटेजेस। तो नंबर 1 है, ये जो मेथड है वो हाइजीनिक होता है। हाइजीनिक का मतलब जो भी वेक्टर्स होते हैं, पैथोजेंस होते हैं, जैसे वायरस, बैक्टीरिया वगैरह, वो सब डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, क्योंकि इस मेथड में हम करते क्या हैं, जो भी वेस्ट है उसको हाई टेम्परेचर पे बर्न किया जाता है। नेक्स्ट, नो ऑडर इज़ प्रोड्यूस, कोई भी गंदी स्मेल नहीं आती। आपको पता है अगर कूड़ा करकट यूँ ही गली में हम डाल देते हैं तो उसमें से बहुत ही गंदी स्मेल आती है। नेक्स्ट है द रेजिड्यू इज़ डिग्रेडेबल, जो भी पीछे जलाने के बाद ऐश बचती है उसको हम आसानी से डिग्रेडेब कर सकते हैं। ठीक है, सबसे मेन जो इम्पॉर्टेंट बात है वो है नंबर 4, वॉल्यूम जो है वेस्ट की वो रिड्यूस हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि हम मान लो बहुत ज़्यादा टन कूड़ा है उसको बर्न करते हैं, तो कई टन कूड़ा जलाने के बाद राख ही तो बचेगी, तो पीछे क्या बचता है, ऐश बचता है, यानी कि जो वॉल्यूम है वेस्ट की वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, नेम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ सॉलिड वेस्ट विद एग्जांपल्स। तो सोर्स में नंबर 1 है रेजिडेंशियल, यानी कि घरों से जो वेस्ट निकलता है वो, जिसमें सोर्स के एग्जांपल हो जाएंगे जो भी फूड वेस्ट है, पेपर है, प्लास्टिक है, ये सब क्या हैं, एग्जाम्पल हैं सॉलिड वेस्ट के जो घरों से निकलता है। नेक्स्ट है इंडस्ट्रियल में जो सॉलिड वेस्ट है उनके एग्जाम्पल, जो भी पैकेजिंग मटेरियल होता है, जो भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, वो इसके एग्जाम्पल में इंक्लूड होगा। नेक्स्ट है कमर्शियल, तो कमर्शियल में जो भी ग्लास फैक्ट्री हैं, मेटल के ऑब्जेक्ट्स बनाने वाली फैक्ट्री हैं, तो वहाँ से जो वेस्ट निकलता है वो। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर, इसके अंदर जो भी स्पॉइल्ड वेस्ट हैं और जो भी पेस्टिसाइड्स या इंसेक्टिसाइड्स हैं जो हार्म करते हैं इन्वायरमेंट को, वो इसके अंदर इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन है व्हाट आर ग्रीन बिल्डिंग्स, राइट एनी 3 इन्वायरमेंटल इफेक्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग्स। तो ग्रीन बिल्डिंग्स के अंदर क्या आता है, सेविंग रिसोर्सेज, जो भी रिसोर्सेज हैं हमारे उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सेव करें, जैसे एनर्जी सेविंग है, लैंड सेविंग, वाटर सेविंग, जो भी मटेरियल या ऑब्जेक्ट है उनको सेव करना ड्यूरिंग द होल लाइफ साइकिल ऑफ बिल्डिंग, यानी कि जो भी हम बिल्डिंग्स बना रहे हैं उसमें जो भी चीज़ें हम यूज़ कर रहे हैं उन सब को थोड़ा थोड़ा क्या करना, सेव करना, प्रोटेक्ट करना एनवायरनमेंट को, पोल्यूशन को कम करना। क्या इफ़ेक्ट हैं इसके। नंबर 1, एफिशिएंटली यूजिंग एनर्जी, वाटर एंड अदर रिसोर्सेज, जो भी एनर्जी, वाटर हम सब यूज़ करते हैं उनको प्रॉपर वे में करेंगे। प्रोटेक्टिंग ऑक्यूपेंट हेल्थ को ये प्रोटेक्ट करता है। जो भी वेस्ट होता है, पोल्यूशन और इन्वायरमेंट को ख़राब करने वाली चीज़ें हैं उनको क्या करता है, रिड्यूस करता है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट इज़ नॉइज़ पोल्यूशन, गिव एनी टू इफेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नॉइज़ पोल्यूशन का मतलब है इट कैन बी डिफाइंड एज इंट्रूसिव नॉइज़ दैट डिस्टर्ब या डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम रेगुलर फंक्शन। जो भी हम अपना काम करते हैं उस काम से हमारे ध्यान को क्या है एक तरह से भटकाना, ठीक है, हमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होनी हमारे हियरिंग कैपेसिटी के अंदर, तो यही तो है नॉइज़ पोल्यूशन। इसके इफ़ेक्ट्स क्या हैं? नंबर 1, फिजिकल इफ़ेक्ट। फिजिकल इफ़ेक्ट के अंदर जो भी एक्सेसिव नॉइज़ होती है उससे क्या होता है, लॉस ऑफ हियरिंग, जो सुनने की क्षमता है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। सेकंड है फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स। इसके अंदर क्या आता है, जो भी हम रेस्ट करते हैं हमारी जो नींद है वो डिस्टर्ब होती है। कांस्टेंट नॉइज़ जो है उसकी वजह से ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती हैं, हमारी स्किन जो है वो पेल का मतलब होता है येलोइश हो जाती है। जो छोटे बच्चे होते हैं स्मॉल बेबीज़ वो डर जाते हैं अगर नॉइज़ बहुत ज़्यादा होती है तो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, डिफाइन ग्लोबल वार्मिंग, गिव इट्स टू हार्मफुल इफ़ेक्ट ऑन एनवायरनमेंट। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, इट इज़ डिफाइंड एज अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन द एवरेज टेम्परेचर ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर ड्यू टू ग्रीन हाउस इफेक्ट। अभी इसके बारे में हमने पीछे एमसीक्यू में भी क्वेश्चन किया था। ग्रेजुअल का मतलब होता है धीरे धीरे जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ का वो क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। इसी को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। इसके क्या इफ़ेक्ट पड़ते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर, तो सबसे पहले जो भी ग्रीन हाउस गैसेज होते हैं उनसे ओजोन लेयर जो है वो उसका क्या हो रहा है, डिप्लेशन हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट इनटू एसिड रेन जो अफेक्ट करता है हमारे इकोसिस्टम को। जो भी फ्लडिंग है ऑफ मैनी कोस्टल एरियाज़ ड्यू टू राइजिंग सी लेवल। एक्चुअली क्या होता है, जो टेम्परेचर अर्थ का बढ़ रहा है, टेम्परेचर के इंक्रीज़ होने की वजह से जो ग्लेशियर वगैरह हैं वो क्या होंगे, मेल्ट होंगे। ग्लेशियर जो है वो मेल्ट होने से समुंदर का सी लेवल जो है वो क्या होगा, राइज़ होगा। और सी लेवल के राइज़ होने से जो भी कोस्टल एरियाज़ में सिटीज़ वगैरह हैं उनमें क्या आ जाएगी, फ्लड आ जाएगी, बाढ़ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 20, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम शॉर्ट में EIA भी कहते हैं। तो एग्ज़ाम में इसकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है। EIA मीन्स इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। तो ये क्या है, तो ये एक टूल है यूज टू असेस द सिग्निफिकेंट इफेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट और डेवलपमेंट प्रपोजल ऑन द इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट पर प्रपोजल दिए जाते हैं या जो प्रोजेक्ट बनाए जाते हैं उनका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा और कैसे पड़ेगा, उन सब के बारे में इसमें पढ़ा जाता है। नेक्स्ट इसके फंक्शंस क्या हैं, टू आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट एंड इवेलुएट द इकोनॉमिक, इन्वायरमेंटल एंड सोशल इम्पैक्ट ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटी। जितनी भी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ होती हैं उनके ऊपर इन्वायरमेंट का, सोशल का या इकोनॉमिकली क्या असर आ रहा है वो ये देखता है। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन ऑन द इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेज फॉर डिसीजन मेकिंग, क्या इन्वायरमेंट से रिलेटेड डिसीजन लेना है। टू प्रमोट इन्वायरमेंटली साउंड एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, नेम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन एंड एक्सप्लेन। तो ये 4 मार्क्स का है, तो कोई भी हम 4 जो सोर्स हैं उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। नंबर 1, रोड ट्रैफिक नॉइज़। इसके अंदर क्या है, जो भी सिटीज़ हैं हमारी उनमें मेन सोर्स जो है ट्रैफिक नॉइज़ का वो क्या है, जो भी कार्स हैं या ऑटोज़ से जो धुआं निकलता है, आवाज़ें निकलती हैं, छोटे ट्रक्स की जो आवाज़ है, बसेस की हैं, मोटर बाइक्स की हैं, तो ये क्या क्रिएट करता है, ये नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट करता है। सेकंड है एयरक्राफ्ट नॉइज़। तो जो प्रॉब्लम है लो फ्लाइंग मिलिट्री एयरक्राफ्ट्स की, जहाँ जो भी एरियाज़ मिलिट्री के आसपास हैं वहाँ पे लो फ्लाइंग यानी कि नीचे लेवल पे जो एयरक्राफ्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करते हैं जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है पॉइंट 3, कंस्ट्रक्शन नॉइज़। जो नॉइज़ कंस्ट्रक्शन से आते हैं, यानी कि किस चीज़ की कंस्ट्रक्शन से, हाईवे की कंस्ट्रक्शन हो रही है, जो भी सिटीज़ की स्ट्रीट्स बन रही हैं, बिल्डिंग्स बन रही हैं, ये एक मेजर कंट्रीब्यूटर हैं किस चीज़ के लिए, नॉइज़ पोल्यूशन के लिए। इसमें क्या क्या चीज़ आती हैं, जैसे बुलडोज़र चल रहे हैं, लोडर्स हैं, डंप ट्रक्स हैं, तो ये जो हैं ये बहुत ज़्यादा साउंड क्रिएट करते हैं, इससे भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन होता है। नेक्स्ट है 4th पॉइंट, लाउड स्पीकर्स।
हमें पता है कि जो भी रिचुअल फेवर होते हैं हमारी कंट्री के अंदर, जैसे अगर किसी का बर्थ है, मैरिज है या डेथ है, तो उनके ओकेज़न्स पे अधिकतर लाउड स्पीकर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा नॉइज़ प्रोड्यूस करता है, जो क्या करेगा, हेल्थ प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22, गिव द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन कनेक्शन विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। तो क्या फंक्शंस हैं इसके? नंबर 1, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसके पास पावर होती है प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की। किस चीज़ को प्रोटेक्ट और इम्प्रूव करने की? जो भी इन्वायरमेंट की क्वालिटी है उसको कैसे इम्प्रूव किया जाए, कैसे प्रोटेक्ट किया जाए, क्या क्या मेजर्स लिए जाएं उनको कंट्रोल और प्रिवेंट करने के लिए, तो वो सब अथॉरिटी इसके पास होती है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। सेकंड पॉइंट जो है, एग्जीक्यूट ए नेशन वाइड प्रोग्राम विद द पर्पज़ ऑफ प्रिवेंशन ऑफ इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो भी प्रोग्राम्स किए जाते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का पावर भी इसके पास है। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट है, रिकॉग्नाइज और एस्टेब्लिश एनी इन्वायरमेंटल लैबोरेटरीज और इंस्टीट्यूट। ये क्या करते हैं, ये जो भी लैब बनाई जाती हैं पर्यावरण से रिलेटेड या इंस्टीट्यूट बनाए जाते हैं उनको एस्टेब्लिश करती है। नेक्स्ट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उसके पास पावर होती है ऑफिसर्स को अपॉइंट करने की जिनके पास प्रिस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन होगी पोस्ट और डेजिग्नेशन के अकॉर्डिंग। तो ये सारी पावर्स जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, डिफाइन लैंड फिलिंग, गिव एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ लैंड फिलिंग। तो लैंड फिल का क्या मतलब होता है? इट इज़ एन एरिया ऑफ लैंड यूज टू डंप द सॉलिड वेस्ट। ये वो एरिया है लैंड का जहाँ पे सॉलिड वेस्ट जो है उसको हम डंप करते हैं, फेंकते हैं। एडवांटेजेस क्या हैं इसके? नंबर 1, इसकी वजह से अब सारा का सारा जो सिटीज़ है, टाउन्स है, उनका कूड़ा इकट्ठा एक जगह पे गिराएंगे, जिसकी वजह से जो सिटीज़ हैं, टाउन्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वो सब क्या रहेंगी, क्लीन रहेंगी। लैंडफिल जो है वो चीप मेथड है। नेक्स्ट है, ये एक्सीलेंट एनर्जी सोर्स है। मॉडर्न लैंडफिल के जो मेथड आजकल हम अप्लाई कर रहे हैं वो क्या हैं, इको फ्रेंडली हैं। डिसएडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे पहला तो जो भी क्लाइमेट में चेंज हो रहा है उसके लिए ये पार्शली रिस्पॉन्सिबल है। कैसे है ये रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि जब लैंडफिल करते हैं तो कूड़े में जो बहुत ज़्यादा कूड़ा जहाँ इकट्ठा हो जाता है तो वहाँ से मीथेन गैसेस वगैरह प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है। तो ये जो गैसेस हैं ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो हम इनडायरेक्ट वे में कह सकते हैं कि जो लैंडफिल है वो रिस्पॉन्सिबल होता है क्लाइमेट चेंज के लिए। सेकेंड पॉइंट है, मीथेन लाइट्स अप ईजिली। इट मीन्स जो भी मीथेन गैस प्रोड्यूस हो रही है वो हाईली इनफ्लेमेबल गैस होती है। अगर मान लो वहाँ कहीं पे बहुत ज़्यादा कूड़ा है और किसी वजह से कोई चिंगारी है या आग पकड़ ली है तो वो बहुत ज़्यादा फैल सकती है। नेक्स्ट है, कॉन्टामिनेट सोइल एंड वाटर। कंटामिनेशन का मतलब दूषित होना, जो मिट्टी है वहाँ आसपास जो पानी है वो क्या होता है, दूषित होता है इससे, लैंडफिल से। नेक्स्ट है पॉइंट फोर्थ में क्या है, लैंडफिल अफेक्ट वाइल्ड लाइफ। वाइल्ड लाइफ का मतलब कैसे अफेक्ट करता है? कुछ बर्ड्स और एनिमल जो हैं वो लैंडफिल साइट के ऊपर क्या करते हैं, फीड करते हैं। हमने देखा भी है, अगर बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है तो वहाँ पे गायें वगैरह हैं, डॉग वगैरह हैं, कुछ बर्ड्स हैं, वो वहाँ फीड करते हैं, उस कूड़े में से कुछ खाते हैं। तो ऐसा करके क्या होता है, वो इंजेस्ट कर लेते हैं जो भी प्लास्टिक का मटेरियल है, कोई ये पॉलीथीन हम कूड़े में फेंक देते हैं, एल्यूमिनियम की चीज़ें, दूसरे मटेरियल हैं, वो उनको क्या कर देते हैं, खा लेते हैं, जिनकी वजह से क्या होंगी, उनकी हेल्थ अफेक्ट होगी, इवन कुछ तो डाई भी हो जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो लैंडफिल है वो अफेक्ट करता है वाइल्ड लाइफ को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25, व्हाट इज़ रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, गिव एनी 5 एडवांटेजेस ऑफ रिसाइकलिंग। तो डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो रिसाइकलिंग का मतलब होता है वेस्ट मटेरियल को कन्वर्ट करना न्यू मटेरियल या फिर ऑब्जेक्ट्स में। क्या क्या इसके फ़ायदे हैं, एडवांटेजेस हैं? नंबर 1, रिसाइकलिंग सेव्स मनी। ये मनी को सेव करता है, जो भी रॉ मटेरियल है एनर्जी का उसको सेव करता है, लैंड स्पेस को सेव करता है और पॉल्यूशन को भी रिड्यूस करता है। सेकेंड पॉइंट, ये इकोनॉमिकल है क्योंकि जो भी कॉस्ट इन्वॉल्व होती है रिसाइकलिंग के अंदर वो कम होती है एज़ कम्पेयर टू डिस्पोजल ऑफ वेस्ट। जो वेस्ट को हम डिस्पोज करते हैं उसमें बहुत ज़्यादा खर्चा आता है एज़ कम्पेयर टू रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में जो भी हम मेटल्स के ऑब्जेक्ट्स हैं, पेपर है, प्लास्टिक है, इन सबको रिसाइकिल करते हैं। जैसे पेपर है, न्यूज़पेपर वगैरह हैं, वो पेपर इंडस्ट्रीज़ में भेजे जाते हैं,
जहाँ से न्यू पेपर उनसे बनाया जाता है। सेम बात प्लास्टिक की चीज़ों से है या मेटल की चीज़ों से है। प्लास्टिक की चीज़ को हम प्लास्टिक फैक्ट्री में भेजेंगे जिससे कि वो उसको मोल्ड करके नई शेप दे के नए ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है इट कट आवर वेस्ट वॉल्यूम एंड रिड्यूस द प्रेशर ऑन डिस्पोजल सिस्टम। तो ये वही बात है कि अगर हम मान लो प्लास्टिक है, पेपर है, मेटल्स है, उनको सीधा कूड़े में ही डाल देंगे तो जो डिस्पोजल सिस्टम है उसके ऊपर प्रेशर बनेगा। लेकिन हम कूड़े में डालने की बजाय उसको किसी इंडस्ट्री में भेज देते हैं तो उससे क्या होगा, वो उन चीज़ों को रिसाइकिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग लोवर्स डिमांड फॉर रिसोर्सेज। तो ऑब्वियसली डिमांड जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। रिसाइकलिंग रिड्यूस एनर्जी कंजप्शन एंड एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन यहाँ पे क्यों बोला है, क्योंकि अगर वेस्ट है, वेस्ट को हम डायरेक्ट बर्न कर देंगे तो एयर पॉल्यूशन होगा। तो इससे अच्छा है उनको हम क्या, अगर वो पॉसिबल है कि वो रिसाइकिल हो सकता है तो उसको रिसाइकिल किया जाए। नेक्स्ट है रिसाइकलिंग रिड्यूस लीटर। लीटर का मतलब होता है कूड़ा। कूड़े को क्या करता है, वो रिड्यूस करता है। एक बात आप ध्यान रखना, जो ESDM का एग्ज़ाम है वो आप हिंदी लैंग्वेज में, हिंदी में भी लिख सकते हो। मेन बात है आपको उसका मतलब पता होना चाहिए। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप इंग्लिश के अंदर ही पॉइंट टू पॉइंट को एग्जैक्ट याद करो, रट्टा मारो। नहीं, ये सब्जेक्ट जो है रट्टा मारने का नहीं है। इनको आप अपने वे से, अपने तरीके से, समझ से भी हिंदी में रिप्रेजेंट कर सकते हो। मेरी तरफ से सबको एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू।